गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम हर चंद साल बाद हुकूमतों की तब्दीली तो देख लेती है, लेकिन हुकूमतों के पस पर्दा मौजूद माफियाज हर दौर में हमें एक्टिव भी नज़र आते हैं, सरगर्म भी नज़र आते हैं। इसी किस्म के माफियाज हमने हर तरफ देखे हैं, चाहे आटा माफिया हो, स्मगलिंग माफिया, चीनी माफिया, चीनी चोरी माफिया, सेहत माफिया, न जाने कौन कौन से माफियाज मौजूद हैं। हर सियासी जमात अपोजिशन के दिनों में हुकूमत में शामिल माफियाज पर तनकीद करती है और जब इसको इक़्तिदार मिलता है तो अपने हमनवा माफियाज को नवाजना शुरू कर देती है। कई दहाइयों से मुल्क में ये सिलसिला जारी है और आज तक इन माफियाज को कोई नुकेल नहीं डाल सका। मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है। शुगर माफियाज ने अरबों रुपए की दहाड़ियां लगा ली हैं, लेकिन हुकूमतों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तहरीक इंसाफ के दौर की तरह पीडीएम हुकूमत का चीनी स्कैंडल सामने आया तो साबिक वुज़रा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। एहसन इकबाल ने नवीद कमर से जवाब मांगने का मशवरा दिया तो नवीद कमर ने मलबा पूरी कैबिनेट पर डाल दिया। चीनी बरामद करने के लिए इस बार भी वही स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया जो कि तहरीक इंसाफ दौर में किया गया था। ईसीसी को बताया गया कि मुल्क में चीनी वाफिर मकदार में मौजूद है और सरप्लस चीनी बरामद करके डॉलर कमाए जा सकते हैं। आईसीसी ने तहकीकात करने के बजाय सरप्लस चीनी की यकीन दहानी मान ली और यूं मुल्क में एक बार फिर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा की गई। पीडीएम दौर हुकूमत में ईसीसी इजलास कब कब हुआ और इसमें क्या क्या फैसले हुए, इस पर एक नज़र डालते हैं। 15 दिसंबर 2022 को वजीर खजाना इसहाक डार की सरबराही में ईसीसी का इजलास हुआ जिसमें 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई। ईसीसी को बताया गया कि मुल्क में चीनी वाफिर मकदार में मौजूद है और सिर्फ सरप्लस चीनी ही बरामद की जा रही है। ईसीसी ने चीनी बरामद करने की इजाज़त इस शर्त पर दी कि 31 जनवरी 2023 तक चीनी की कीमत में इजाफा नहीं होगा। 3 जनवरी 2023 को ईसीसी का इजलास वजीर खजाना इसहाक डार की सरबराही में हुआ जिसमें मजीद 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी गई। चीनी की बरामद में पंजाब की शुगर मिल्स को 61%, सिंध की शुगर मिल्स को 32% और खैबर पख्तूनख्वा की शुगर मिल्स को 7% कोटा मिला। ईसीसी ने अपने इजलास में ये शर्त आयद की थी कि चीनी की मुकामी मार्केट में कीमत नहीं बढ़ेगी। ईसीसी की हिदायत के बरक्स चंद माह में ही चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। गुज़िश्ता चंद माह में चीनी की कीमतों में किस तरीके से इजाफा हुआ है, लेट्स हैव अ लुक। 15 दिसंबर 2022 को जब 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया तो उस दिन चीनी की कीमत फी किलो 95 रुपए थी। 3 दिसंबर 2023 को जब मजीद 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने का फैसला हुआ उस दिन चीनी की कीमत 93 रुपए फी किलो थी। फरवरी 2023 में चीनी की कीमत 98 रुपए फी किलो रही। मार्च में चीनी की कीमत 106 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अप्रैल में चीनी 147 रुपए फी किलो हो गई। मई और जून के महीने में चीनी की कीमत 125 रुपए फी किलो रही। जुलाई में चीनी की कीमत 145 रुपए फी किलो थी। जिस दिन कौमी असेंबली तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल की गई उस दिन चीनी की कीमत 148 रुपए फी किलो थी। 15 दिसंबर से इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे तक चीनी की फी किलो कीमत में 53 रुपए का इजाफा हो चुका है। आज चीनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 180 से 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। माजी में जब तहरीक इंसाफ के दौर में चीनी की कीमतें 46 रुपए से बढ़कर 90 रुपए हुई तो नून लीग की क़यादत ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर करप्शन के क्या बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, जरा देख लीजिए। ये 100 अरब रुपए से ज्यादा का डाका पाकिस्तान के अवाम पर डाला गया और डाका जारी है। इस सारी कीमत में इजाफे की सिर्फ एक वजह है, वो ईसीसी और काबीना का फैसला है एक्सपोर्ट की इजाजत देने का। मुल्क में सरप्लस था नहीं, एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, कीमत बढ़ना शुरू हो गई, एक्सपोर्ट को रोका नहीं गया। 16 महीने मुल्क से एक्सपोर्ट जारी रही, हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं दिया और ये कीमत का बढ़ना इस बात की दलील है कि ईसीसी का फैसला और हुकूमत का फैसला गलत। चीनी की चोरी पकड़े जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक नया कमीशन बना के कहा ये तो सारी की सारी इंडस्ट्री चोर है। सारी इंडस्ट्री चोर नहीं है। पीटीआई के लोग जिन्होंने पिछले 2 सालों में 90 रुपए किलो चीनी करके 300 अरब रुपए का डाका डाला,
और आज क्या कह रहे हैं एक टीवी इंटरव्यू में साबिक वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब, अभी आपने सुना उनकी स्टेटमेंट को, सीनियर लीडर हैं PMLN के, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने क्या कहा ज़रा देखिए। सो इतनी कन्वीनियंटली आपने डायरेक्ट नवीद कमर की तरफ बॉल फेंक दी, नवीद कमर साहब ने ये वापस फेंकी है बॉल, उनको भी सुन लीजिए। और उसके बाद जब अतार साहब से पूछा गया तो उन्होंने अपने ही गोल में फेंक दी, अपनी पोस्ट में बॉल फेंक दी, उनको भी देख लीजिए। वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। लेट्स वॉच हिम। गुज़िश्ता 3 माह में चीनी की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। तो ख्याल है कि चीनी का इशू मिसमैनेजमेंट का इशू है। आज भी स्मगलिंग रोकी जाए, बड़ी मिलों पे छापे मारे जाएं, होल्डिंग को कंट्रोल किया जाए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चीनी वाफर मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि एक्सपोर्ट करने का डिसीजन को बुरा डिसीजन था, एक्सेस चीनी थी। इशू मैनेजमेंट का है, होल्डिंग का है, स्मगलिंग का है, जो इंतजामिया और मौजूदा हुकूमतों का काम है। राना इस्लान अफजल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप ECC इजलासों का हिस्सा रहे हैं, सो इट लुक्स सो बैड राइट नाउ। आई मीन मुझे इसको कहने की भी जरूरत नहीं है, सॉरी टू बी इन योर प्लेस, लेकिन क्या किसका कसूर है? आप ये कहते हैं कि सोली हम डाल देते हैं नवीद कमर साहब का कसूर, या एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, या मैनेजमेंट का कसूर है, या फिर उन चोरों का कसूर है जो हुकूमत में बैठे थे, जो आपको जब आप अपोजिशन में थे तब नजर आते थे? देखिए, मैं इन सारी ECC की मीटिंग में मौजूद था और एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि ये एजेंडा जो था कॉमर्स मिनिस्ट्री का था, तो उनके पास अहदाफ होंगे, बेहतर आप उनसे पूछ लें। इसमें कोई शक नहीं है, फैसला कलेक्टिव होता है। ECC जो फैसला करती है उसमें सारों की मुशावरत होती है, और फिर कैबिनेट भी जो फैसला करती है उसमें भी सारों की मुशावरत होती है, और सब उसका हिस्सा होते हैं फैसले का। देखें, अगर आप उसके मिनट्स निकाल लें तो चीनी जो थी वो वाफर मिकदार में थी, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि शुरू में तो ये 5 लाख टन की इजाजत मांग रहे थे, तो हमने उसको रद्द कर दिया कि हम आपको 5 लाख की तो कतई नहीं देंगे, हम इसको 1 लाख टन की इजाजत देंगे, और फिर देखते हैं कि अगर कीमतें नहीं बढ़ी तो फिर हम आगे इसको जो है वो, और अगर लगा हमें कि कीमतें बढ़ रही है तो हम इस इजाजत को फौरी तौर पर रोक देंगे। फिर इसको 1.5 लाख टन और इसकी इजाजत दी गई, तब भी चीनी वाफर मिकदार में थी। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम छोड़ के गए हैं हुकूमत, तो तब भी 2.3 मिलियन टन शुगर का स्टॉक मौजूद था, जो कि वाफर है दिसंबर तक के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक मिनट आना साहब, इसको हम ये बात, लेकिन कीमतें तो पहले ही बढ़ना शुरू हो गई थी। यू कांट से कि कीमत इनके निगरानों के आने में बढ़ी है, वो तो आपने शुरू कर दिया था उसका अपवर्ड ट्रेंड। मुद्दा क्या है? नहीं, मुद्दा मेरा ये है कि वजह क्या है कि आप जैसे सियासतदान ECC में बैठ के फैसला करते हैं सर, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट पीपल जो कह रहे थे कि हम आके मामला ठीक करेंगे, और माफियाज आपको गलत मालूमात दे देते हैं। आई मीन यू आर सो इनोसेंट, यू आर सो नाइव। मसला क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मैं तो आपको बता रहा हूं कि चीनी दिसंबर तक मौजूद जो 2.3 मिलियन टन मौजूद है, 5 लाख टन की माहाना कंजम्पशन है, तो उस लिहाज से आज भी चीनी मौजूद है आपके पास। अब इशू क्या होता है? इशू ये ठीक कह रहे हैं अता साहब कि जब आपकी इस मुल्क में होर्डिंग शुरू हो जाती है, और ये डे टू डे चेकिंग के ऊपर मौजूद होती है, और इसमें सूबों का रोल होता है, जो चेक एंड बैलेंस रखना होता है होर्डिंग के ऊपर, जखीरा अंदोजी के ऊपर। वो जब तक लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस और ये सारा आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पे नहीं वो काम करेंगी, तो ये वहां से चेक एंड बैलेंस होता है। साहब, अभी मैंने स्टेटमेंट सुना है आपको, आपके इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सबके, वो उस वक्त नहीं बात कर रहे थे कि ये होर्डिंग का मसला है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मसला, उस वक्त तो सोली PTI का मसला। अब सिर्फ इसको सिंपली इसको ये चेक कर लें कि जो अहदाफ हमें फूड सिक्योरिटी वालों ने दिए, जो शुगर की तरफ से आए, जो मुख्तलिफ महकमों ने इंडोर्स किए, उसके अंदर चीनी वाफर मिकदार में मौजूद थी, और आज भी हम समझते हैं कि चीनी मौजूद है। इशू ये होर्डिंग का और मामलात का है। तब जब PTI का दौर था, तब क्या चीनी वाफर मिकदार में मौजूद थी या नहीं थी? ये इस चीज को कंपेयर कर लें तो हम नतीजे पे पहुंच जाएंगे। असल बात तो प्राइस की है, हाई प्राइस, उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं, हमने तो ये 200 रुपए की चीनी पे आप ले आए हैं, जिस तक 90 रुपए थी। आप कहते थे वजीर आजम चोर है, वजीर आजम को निकालो, वजीर आजम कसूरवार है। सो एट दैट टाइम डू यू फॉरगेट कि हम हुकूमत में भी आ सकते हैं? मैं ये बता रहा हूं कि जिस चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, वो तो 15 दिन के इस्तेमाल की थी, यानी कि 2.5 लाख टन की इजाजत दी गई, वो 15 दिन के इस्तेमाल की थी, और वो तब उस वक्त वाफिर शो हो रही थी। तो ये कहना कि ये कीमतें क्यों बढ़ी थी आपके जमाने में? देखें, उसका सूबों का रोल है,
होर्डिंग के ऊपर जो है वो करने का, अगर जखीरा अंदोजी हो रही है, कोई मिडल मैन उसमें नजायज मुनाफा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आज मैं मिसाल आपको देता हूं कि यूरिया जो है, यूरिया भी मौजूद है, वाफर मिकदार में है, लेकिन यूरिया की कीमतें भी बढ़ रही हैं और वो गलत बढ़ रही हैं क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है होर्डिंग के ऊपर। तो ये चीजें देखें, अगर उसमें मिडल मैन खरीद करके उसको स्टॉक कर दे, मार्केट से शॉर्ट कर दे, तो चीजें ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड जो है वो हिल जाता है। यूरिया में भी मेरी नॉलेज के मुताबिक वाफर मौजूद है, लेकिन यूरिया की प्राइसेस भी 200-300 रुपए से बढ़ गई हैं। तो ये चीजें डे टू डे मैनेजमेंट है। ये डे टू डे मैनेजमेंट नहीं होगी, आपका सूबों का वफाक का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो ये कुछ है। लेट मी गेट टू क्लैरिफाई, ये डे टू डे मैनेजमेंट आपके ज़माने में भी नहीं हो रही थी, पीटीआई के ज़माने में भी नहीं हो रही थी और निगरानों के ज़माने में भी नहीं हो सकी। सो द डे टू डे मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल, इज दैट व्हाट वी आर सेइंग? अब देखें, सूबों जो होर्डिंग के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो वो सूबों ने लेना है। सूबों में केयर टेकर निजाम बैठा हो, सो केयर टेकर्स आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। अगर वो होर्डिंग को चेक, अगर शॉर्टेज है तो देर वो मामला कुछ और है, शॉर्टेज नहीं है। आपके पास ज़खायर मौजूद हैं पाकिस्तान में, इनफ शुगर फॉर दिसंबर, टिल दिसंबर। और राइट, चले सूबों की बात हो रही है तो एक सूबे के वज़ीर दाखिला तो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, निगरान वज़ीर दाखिला साहब ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली? देखें फरिया, इट इज़ टोटल लैक ऑफ गवर्नेंस। आपके पास ना कंट्रोल है, होर्डिंग हो रही है अगर आप कह रहे हैं, उसके बाद आपने प्राइस का कंट्रोल नहीं है, मुल्क में प्रोडक्शन हुई है, मुल्क में अगर चीनी मौजूद है, कैसे डबल प्राइस हो रही है? समबडी इज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये हमारे जो है ना पिटफॉल सिस्टम का ठीक नहीं होता। इल्ज़ाम लगा देना, बात है कि पीटीआई गवर्नमेंट में भी चीनी का रेट ज़्यादा था, उसके बाद स्मगलिंग हो रही है, अभी भी कहा गया स्मगलिंग हो रही है। देखें स्मगलिंग, देखें फरिया, स्मगलिंग किसने रोकनी है? हु हैज़ टू स्टॉप इट? इट इज़ द गवर्नमेंट ने रोकनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने रोकनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रोकनी है। क्यों नहीं रोकते? ये दे शुड बी आंसरेबल फॉर दिस पर्पज। अब फायदा नुकसान किसको तरह आवाम को हो रहा है। 200 रुपये चीनी, आई थिंक इट इज रियली, ये तो बहुत ही तकलीफ दे बात है कॉमन मैन के लिए। बात देखिए, ये बेचारे ने सिर्फ खाना भी अगर उसको ना मिले, उसके बच्चों को सही कोई चीनी की चीज़ ना मिले, दूध ना मिले, तो वो क्या करेगा? हमने अपने आप को देखना है कि अगर स्मगलिंग हो रही है तो क्यों नहीं दी जा रही है, होर्डिंग हो रही है तो किसने पकड़नी है। अगर वो यूरिया की बात करें, यूरिया बिल्कुल शॉर्टेज है। लेट मी टेल यू, थोड़ी सी मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, बिल्कुल शॉर्टेज है। प्लांट बंद पड़े हैं, गैस नहीं है, एग्रो बंद पड़ा है, चल रहे हैं। ये आपका जो प्लांट अभी स्टार्ट हुए हैं और अभी भी एक प्लांट चल रहा है, एक नहीं चल रहा। जो यूरिया को 30 रुपये 3,000 की मिलती थी, अभी वो आपको 45 की मिलती है, 4,500 की मिल रही है। डीएपी जो 10,000 की 15,000 की मिल रही है। मतलब कैसे एग्रीकल्चर करेंगे? तो ये किसने करना है? आप बड़े आराम से आप कह रहे हैं जी, आपने सरकारी स्ट्राइक कर रहे हैं जी कि बिजली के वो लोग सड़कों पर आ गए हैं, बिजली महंगी हो गई है, जुल्म हो रहा है। ये PMLN, पीपल्स पार्टी सब कह रहे हैं। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? नो वन इज ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक नाउ वी हैव टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस। हमें माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि अभी लेट्स डू समथिंग एक्स्ट्रा। आपने अभी तक मुझे बताइए, हमने मुल्क में कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव की दोनों हुकूमतों के दरमियान में? उसी तरह खर्च, उसी तरह जा रहे हैं। FBR में वही टैक्स एविजन हो रही है। स्टेट कॉर्पोरेशन को 800-900 रुपये आ रहे हैं, किसने क्या रोका जी? इसको कुछ कम कर लें, प्राइवेटाइज कर लें। आप वर्ल्ड बैंक जो कहता है, IMF कहता है जी आपने 200 अरब रुपये रिकवर करने हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आप टैक्स लगाएं, सिर्फ वो ये नहीं कहते गैस बिजली तेल पानी पे टैक्स लगा दें। देते आप अपना हाउस ठीक करें, हमें बताएं आप 200 अरब कहाँ से आएगा। आप कहेंगे हम टैक्स एवेजन जो होती है रोक देंगे, और 2-3 हज़ार की होती है ना, चलो 500 अरब बचा लेंगे। 800 रुपया 800 अरब लगाते हैं आप स्टेट कॉर्पोरेशन का, भी हम 400 अरब कम कर दें क्योंकि प्राइवेटाइज करेंगे, वो भी पैसा आएगा हमारे पास। नथिंग इज हैपनिंग। आपका कितना खर्च है प्रेसिडेंट हाउस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, सेक्रेटेरिएट्स के क्या खर्च हो रहे हैं? मुझे बताएं कहीं कमी हुई? तो ये चीज़ें तो डूएबल है ना। दैट्स वाई दैट कंट्री इज नॉट गिविंग यू नॉट लोन। वो कहते हैं अभी आप बिजनेस, खुदा का शुक्र है तो आर्मी चीफ जनाब से मुनीर ने एक इनिशिएटिव लिया और उसके लिए आपने SAFC बना दिया। सो ब्रिगेडियर साहब, जो निगरान हुकूमतें हैं, आर दे कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट्स? मसलन आपकी सिंध में निगरान, दे हैव जस्ट, देखें दे हैव जस्ट 2 हफ्ते में दे विल डू देयर बेस्ट। वी विल एटलीस्ट, आई विल डू इन सिंध में चले जहाँ भी होर्डिंग है,
जहाँ पर गंदम की सड़ जाती है, कीड़ा लग जाता है, ज़ाया हो जाती है, कोई सिस्टम उसका करें, कोई इसको। तो बात ये कि ये करने की बात है ना, ये हमें लेकिन provincial level प्रोटोकॉल पर के federal हवाले government पे से, करनी है। एक्सपेंसेस के हवाले से कोई कट डाउन की ड्राइव है निगरान हुकूमत में? देखें, आई एम श्योर कि कम से कम यहाँ हम तो बिल्कुल खर्च किया, क्या हमारा मैंडेट ही बड़ा क्लियर है। हम तो जब से हैं सिर्फ ये कह रहे हैं कराची को सेव कर लें, कच्चे से लोगों को, डेकॉइट्स को ख़त्म कर लें, माफिया जो है ड्रग माफिया इसको कंट्रोल कर लें। ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। So ये और जितना भी काम काम उसे करेंगे सूबाई उसको जो हुकूमत, इलेक्शन की डेट इलेक्टेड आती सूबाई है, हुकूमत का नहीं था। Why should this be your job? यही तो सेइंग कि ये अवाम को अब वक्त है, आप खुदा के लिए अवाम को सोचना चाहिए। आप अभी सड़कों पर आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वोट वक्त वाकते को तो सोचे ना। आपने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डोंट थिंक कि ये पीपल पार्टी का, पीटीआई का, देखें वो इंसान कैसा है, आपके लिए क्या काम करेगा, क्या वो बाकिरदार है, क्या वो आपकी जो आपको उसको मैंडेट दे रहे हैं मैनिफेस्टो में वो काम करेगा। ये सोचें। ये मलक बिरादरी और अराई बिरादरी और चांडियो और सुमरो, वी शुड गो अबव दिस थिंग्स। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइवल के लिए एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैज टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट, Right. एंड दैट विल बिकम अ बिग थिंग। दैट इज व्हाट वी नीडेड। So हुमायूं साहब, इस वक्त जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, लेट्स स्टार्ट। अगर हम चीनी से शुरू करें, अव्वल तो क्राइसिस के बाद क्राइसिस है, लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है कि चीनी महंगी होनी शुरू हो जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी भी नहीं लगती। एक ही स्क्रिप्ट है दोनों दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरिया, मैं इस सब चीज़ों को कैसे देखता हूँ। देखिए इसमें प्लेयर कौन कौन है। इसमें बेसिकली प्लेयर हैं जो मिल ओनर्स हैं, ठीक, चाहे वो शुगर हो चाहे वो फर्टिलाइज़र वाले हो, एग्रीड। अच्छा, उसके बाद दरमियान में दूसरा प्लेयर कौन है, जो मिडल मैन है। अच्छा, मिडल मैन आमतौर पे इन्हीं के बंदे होते हैं। इन्हीं की, यानी जो भी गवर्नमेंट में होता है। नहीं 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 नहीं, ये मिलों वालों की, मिल्स वालों के, okay। क्योंकि वो लेकिन मिल्स सर, के मिल्स वाले उनको, हुकूमतों में नहीं होते। मैं आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ, आई एम Right. जस्ट कमिंग, ठीक है, उनके ही बंदे होते हैं। अच्छा, फिर उनमें से ये मिल वाले हुकूमत में भी होते हैं या ऑपोजिशन में होते हैं या होते हैं, इन अदर वर्ड्स पॉलिटिशियंस होते हैं। ठीक अब है। ये बेसिकली एक बनता है ट्रायड ऑफ करप्शन। कौन कौन लोग हैं? मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। कौन कौन लोग हैं? आसिफ अली जरदारी। कौन कौन लोग हैं? जहांगीर तरीन खुसरो। ये सारे मिल के सबसे बड़ा शेयर, सब ऑलमोस्ट सबकी मिले हैं। सुन ले ना, सुन ले, यही चीज़ है। आप देख लें गवर्नमेंट में कौन कौन बैठे हुए हैं। मतलब अगर मैं पिछली 16 महीनों की गवर्नमेंट का बता देता हूँ तो शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब पहले गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमारे शुगर बहुत ज़्यादा है, हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। फिर एक कमेटी बैठती है, वो कैबिनेट बैठती है, उसमें शहबाज शरीफ साहब खुद जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस बिलावल भुट्टो जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस वो सारे लोग जिनको ये कहते हैं हाँ एक्सपोर्ट कर दो। पर ये तो आपकी दफा भी ये एग्जैक्टली हर जगह यही है, सुनते हैं ना। गवर्नमेंट में नहीं थे, हमारी तब भी यही दफा हो रहा जब था। जब जब पाकिस्तान उस वक्त तहरीक कौन सा इंसाफ, जब गवर्नमेंट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे भी ये सब कुछ हुआ था। ये याद रखिए कि 2016-17 में जब क्या कहता मैं जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया था अलॉन्ग विद मियां नवाज शरीफ साहब, तो जहांगीर तरीन साहब पीटीआई के साथ रहे थे। इमरान खान और उनके दरमियान में जो बातचीत थी वो इस तरह थी कि वो तब भी हर कैबिनेट में बैठते थे। इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती थी, लेकिन इमरान खान उनको साथ लेकर चलते थे। उनके रास्ते कहाँ जुदा हुए? उनके रास्ते जुदा हुए जब स्कैंडल के अंदर, जब शुगर के इस स्कैंडल के अंदर नाम आया था, जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है 19.something%, वो जहांगीर तरीन JWT So basically आपके पास एक बड़ा स्कैंडल आता है आपकी हुकूमत में, आप रास्ते जुदा करके अपने अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं, नो एक्शन। नहीं, उसमें सबके ऊपर वो हुआ था कि ये सारी चीज़ें आई थी और इट वाज गिवन कि मतलब उसमें बताया गया था कि ये सारी चीज़ें। अब मुझे पूछी कर याद नहीं है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया कि जी तमाम लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी लिहाज से, बट हाउ वाज योर गवर्नमेंट डिफरेंट? वही बात। देखिए मैं आपको यहाँ पे तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिहाज से इन सब लोगों को पकड़ के अंदर करना चाहिए था। मुझे एक बात बताएं, अगर 55 रुपए के आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आप लोग अवाम के नुमाइंदे, आप अवाम से 5 रुपए
के अलावा आप 100 रुपए का प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं? जी, पूछे तो सही ना इनसे कि ये लोग अवाम के नुमाइंदे हैं। ये मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, यही शरीफ फैमिली, यही जरदारी फैमिली, यही सारे जो सदर्न पंजाब के बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, यही सारी पॉलिटिक्स में यही सारी वो है, यही अवाम से पैसा क्यों चूस रही हैं? राइट। उनकी जिंदगी से ये मिठास क्यों खत्म कर रही हैं? फिर बात आ जाती है यूरिया की। यूरिया में कौन कौन लोग हैं? बड़े बड़े कौन कौन लोग हैं? ले नाम आप खुद पता कर ले, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज अच्छा कौन सी छोड़ है? दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें पता कर ले। तो छोड़ दें। आई कम टू महमूद, मौलवी साहब, महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चीनी की कीमत कई शहरों में 220 रुपए फी किलो तक गई है। अब क्योंकि नाम लिया गया है जहांगीर तरीन साहब का, और ऑब्वियसली आपकी पार्टी के वो लीडिंग मेंबर हैं, सो यू कैन सर्टनली कमेंट, लेकिन पहले पीटीआई की गवर्नमेंट में भी उनका नाम लिया जाता था। अब दोबारा जब कीमतों का स्कैंडल है तो फिर बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम लिया जाता है, एंड योर न्यू पार्टी वाज पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑल्सो, पीडीएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ी सी चीनी पर रोशनी डाल दूं। ये जो है ना चीनी की शॉर्टेज है और ना एक्सपोर्ट ने इसको अफेक्ट किया है। चीनी का जो सिस्टम है हमारा, डॉक्यूमेंटेड स्टेशन सिस्टम जो है वो ख़राब है। आपको मैं ये बता दूं कि चीनी जब 95 रुपये में थी तो ज़्यादातर माल बिक जाता है ओपन डिलीवरी ऑर्डर्स पे, जिसके बेनामी होता है। तो ये जो माफियाज बोले हैं या जिनके पास ब्लैक मनी है, वो अपने पैसे इसमें पार्क कर लेते हैं। उनके पार्क करने से उनको फ़ायदा जो होता है, जो आज 200 रुपये पे वही लोग ले जाएंगे। उसमें मिल मालिक भी हो सकते हैं और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। क्यों कि मिल वाला उस चीनी को बुक करता है सेल 95 रुपये और 100 रुपये पे। अभी भी अगर आप इन्वेंट्रीज चेक कर लें तो 150 या 200 रुपये पे ख़रीदार कोई नहीं होगा मिलों से। आज डॉक्यूमेंट जाके कोई चेक कर ले, जो सेल हुई है वो 95 रुपये, 100 रुपये, 105 रुपये में। अब डीओ लेके मैंने रख लिया, मैंने 6 महीने के बाद मार्केट को ऊपर लेके गया तो मैं डिलीवरी ऑर्डर भेज दूंगा, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे। ये सट्टा होता है। 120 में किसी ने डिलीवरी ऑर्डर लेके रख लिया, किसी ने 150 में लेके रख लिया। अब वो इसको बना रहे हैं पैसे। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि भैया वो डिलीवरी ऑर्डर ओपन क्यों दिया जाता है। देखिए, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ ना करें, हम इस मुल्क के सिस्टम को सही करें। अगर हम सिस्टम को सही नहीं करेंगे तो यही होगा, आज हम इसको चोर कहेंगे, कल मिल वाले को चोर कहेंगे, परसों कहेंगे कि एक्सपोर्ट क्यों हुआ। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है कि देखें इतनी हमारी कंजम्पशन है, मिल जितना प्रोड्यूस करती है वो डॉक्यूमेंटेड है, कितना माल बिकता है वो डॉक्यूमेंटेड अगर हो, किसको बिक रहा है। देखिए, ओपन डिलीवरी ऑर्डर के ऊपर जब आप माल का देंगे तो वो जो है माल, तो मैं आपको कहूँगा आपको रेट करने से किसी गोदाम में चीनी नहीं मिलेगी, बहुत मिलेगी तो 25-50 टन मिलेगी। चीनी जो है वो इस वक्त मिलों में ही है। आप मैंने आज सुबह ट्वीट किया था और मैंने सुबह स्टेटमेंट भी दिया था कि मिलों को चेक किया जाए कि कितने आपके सारे डीएम मिनिस्टर बैठे हैं सर, आप उनको बताएं, यू शुड इन्फॉर्म हिम। आप कह रहे हैं आपके पास इंफॉर्मेशन है। ये तो लास्ट टाइम भी मैं नहीं, उसकी वजह देखें, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये काम बड़ा नॉर्मल है, हर बहुत से बिजनेसमैन करते हैं। मैं इसमें इसलिए जो इतनी अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ कि डीओज ओपन होते हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है, जहाँ पे भी आ जाऊँगा मैं। देखें, ये ओपन डिलीवरी ऑर्डर्स चलते हैं और ये ओपन डिलीवरी ऑर्डर्स जो हैं ये बिकते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे। इसमें दो नुकसान है, एक तो ब्लैक मनी पार्क हो जाता है, दूसरा सेल टैक्स और इनकम टैक्स वो 100 रुपये पे कटा हुआ है। आप किसी मिल का हिसाब उठा के ले लें, 200 रुपये पे या 175 रुपये पे किसी का सेल नहीं होगा। आज आप जाके उनके बुक्स को सेल देखेंगे तो सेल 100 रुपये में है। उसकी वजह ये कि वो डीओज इश्यू हो चुके हैं। तो हम जब तक अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो ये सिर्फ इल्जाम तराशियां करेंगे और अवाम परेशान होगी और अवाम जो है पिसती चली जाएगी। अभी मैं आप आज अगर गंदम के ऊपर अगर गंदम इंपोर्ट की इजाजत नहीं दी होती तो आज 150-200 रुपए किलो गंदम होता और 200 रुपए से ऊपर आटा होता। लोग एक दौर में ये भी कह रहे थे
कि कमाल है इस मुल्क में जो सदियों में नहीं हुआ कि चीनी सस्ती थी, आटा महंगा था। तो इन चीज़ों को हम अगर सिस्टम और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जोर दें, बनिस्बत एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कि जी हुकूमत में ये है या हुकूमत में सारे मिल वाले हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही होगा, सिस्टम सही होगा, तो कोई उससे निकल नहीं सकता। सो हम हुकूमत को बिल्कुल बरी जिम्मा कर दें, उनसे पूछा ही ना करें, वो बस आए मिनिस्ट्रीज एंजॉय करें और जाएं? इज दैट व्हाट इट इज अबाउट देन सर? आई वुड से दे आर डूइंग इट। मैं बीइंग अ पॉलिटिशियन, देखिए अवाम की बात कोई नहीं करता। लोग जितने वहां पे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन द होल सिस्टम एंड व्हाट देयर फ्रेंड्स एंड पीपल ऑफ देमसेल्व्स आर डूइंग। अगर अवाम की बात होती तो देखे ना, लोग कहते हैं कि जी महंगाई, वही वाली बात देखें आप, आटा, चीनी, दाल, तेल। देखिए ना, मेरा तो इन इंडस्ट्रीज से वास्ता है क्योंकि मैं फूड इंडस्ट्री में, मेरे आटे की अपनी मिलें हैं, घी की अपनी बहुत सारी मिलें, मैं खुद चीनी में ट्रेड करता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको इतनी अथॉरिटी से बता रहा हूँ कि डीओ कैसे जाता है और डीओ कैसे आता है और ब्लैक मनी का फर्क होता है। बट नो ऑफेंस सर, आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है यकीनन, लेकिन यही तो क्वेश्चन है कि जब हुकूमत में लोग हों तो आप उनको कैसे, किसका रिप्रेजेंटेटिव समझें? आपकी बात नहीं करी, जनरल जो अभी बात हुई, क्या वो हुकूमत के नुमाइंदों के तौर पे होंगे, अवाम के नुमाइंदों के तौर पर, या अपनी मिल के नुमाइंदे के तौर पर, या अपने बिजनेस के नुमाइंदे के तौर पर? ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती महमूद साहब? देखिए, वो अपने बिजनेस के उसके ऊपर नुमाइंदे होंगे। लेट्स बी वेरी फेयर विद देम, और हकीकत को हम जो है तस्लीम करें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मिल के होंगे। मगर जो कानून और ब्यूरोक्रेसी है, जो इसीलिए तो ब्यूरोक्रेसी बनती है, वो जो सिस्टम बनाए ताकि उसको ऐसी चीजें बनानी चाहिए कि वो इफेक्ट करे सबको। सर ब्यूरोक्रेसी की स्टेक्स ही नहीं है, उन्होंने जाके इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, उनका क्या इसमें? बट एनीवे, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रिगेडियर हारिस की तरफ आऊंगी, आपकी एक स्टेटमेंट है ब्रिगेडियर हारिस, वॉच दैट। हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिससे ये फायदा होता है कि कोई भी जहां पर हमें खबर मिलेगी वहां जाएंगे और कामयाब ऑपरेशन करेंगे। जहां भी बदनवानी है सारी को काफ में और बाकी उनमें लेके सरकारी जो है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत खबरों में है इस वक्त बार बार कराची, ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ऑपरेशन होने लगा है, फिर सोशल मीडिया पे फेक खबरें फैलाई गई, शाजिया मई साहबा के हवाले से गलत खबर फैलाई गई, कुछ और लोगों के हवाले से। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? देखें फरिया, किसी के खिलाफ हम कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत खबरें फैला रहे हैं। हमारा फोकस बड़ा क्लियर है। फोकस ये है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम को हमने कम करना है, लोगों को अमन से और हिफाजत से रहना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली निकलें, बाहर जाएं, फैमिली फिरें, पिकनिक पे जाएं, वेयरएवर दे वांट टू गो विदाउट फियर ऑफ एनीथिंग। फिर उसके बाद जो हमने बार बार बात की है कि यहाँ पर जो एक माफिया है ड्रग्स का, मनशियात का, इसके खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर इसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी का भी होगा। नंबर 3, कच्चे की मैंने बात की है कि कच्चे में ऑपरेशन करने हैं, हम करने जाएंगे और वहाँ पर 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मीर। इस एरिया में जो प्रॉब्लम हुई हुई हम उसको ज़रूर ठीक करेंगे। रेंजर्स, पुलिस साथ इकट्ठे होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन साथ ये जो महंगाई है, ऑनेस्टली मैं आई फील कि ये बहुत ही लोगों परेशान है, इससे बहुत अनरेस्ट हो रहा है, इसको हमें ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, इसके कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। गैस बढ़ा देना, उसके बाद टैरिफ बढ़ा देना, ये तो कोई आंसर नहीं है जो अभी किया गया है। ये हमें उनको चेक करना है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, हमेशा जब भी आपकी बाइंग पावर कम हुई है या लोग परेशान हुए हैं तो स्ट्रीट क्राइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अराउंड द वर्ल्ड ये एक फिनोमेना है। सो जब तक हम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब आप स्कोर इशू को नहीं एड्रेस करें तो आप करें, ऑपरेशंस आर मोस्ट वेलकम, ये होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, एंड इट सीम्स लाइक कि आपके लिए वॉइड छोड़ दिया गया पिछली हुकूमत से, लेकिन स्टिल उसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, आपको लगता है ये ख़त्म हो जाएगा मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल नीयत से करेंगे और उसके साथ पॉलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व से करेंगे और ये नेट ब्रेक कर देंगे, जो सारा पैसा ये आपका ब्लैक में जा रहा है, ये पैसा अगर ख़त्म हो जाता है और आवाम ठीक हो जाता है तो ये बहुत बड़ी एक सोशो इकोनॉमिकल जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद जाहिर है कि लोग डरे में हैं, कारोबार भी तबाह हो रहा है। उसके बाद मनशियात में लोग लगे हुए हैं, वो आप यूथ जो 65% है उसको हम तबाह कर रहे हैं। और इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड हम करेंगे, कोई पॉलिटिकल प्रेशर जो भी इसमें इन्वॉल्व है, किसी हद तक इन्वॉल्व है, इसको अगर लोग कहते हैं पॉलिटिकल कहते हैं वो वी डोंट केयर, बट अदरवाइज आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, कोई किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जिनके खिलाफ नैब के या क्रिमिनल केसेस हैं, वो जो अपनी रूटीन की कार्रवाई है वो हो रही है। इसके अलावा हम किसी को तंग नहीं कर रहे हैं। क्या I don't think करप्शन के anybody गिर्द in भी Sindh can गहरा say तंग करना है? कि करप्शन को भी कम करना है? करप्शन इज अ पार्ट ऑफ इट। देखें, बिल्कुल करप्शन को करने के लिए ही जो अब हम चेंजेस कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, सब जगहों पर जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, कोई दूसरे माफी इकट्ठे ग्रुप बने हुए हैं, वो जब हम ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और जब ये चीज़ों से पता चलेगा कि वन और जो बहुत ज़्यादा किसी ने की है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी। सो निगरान सेटअप क्या ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली कर सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं कर रहे हैं। और हमने बिल्कुल एक नया पूरा प्लान बना के हमने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेजा है। एक आध दिन में ये अप्रूव होके आ जाएंगे। आप देखेंगे मेजर शफल होगी, मेजर शफल इन पुलिस एंड ऑल्सो इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी में, ताकि जिनकी हमने ये देखना है कि कौन 10 साल से सिर्फ फील्ड पर अच्छी अपॉइंटमेंट पर हैं, कुछ बिल्कुल साइड ट्रैक हुए हैं, क्या वजह है, उनकी बड़ी क्लियर स्क्रूटनी की गई है, कौन अच्छे लोग हैं उनको दोबारा लगाना है, किसको लेकर आना है, तो सारी चीज़ें की जा रही है। इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगा है। आई एम श्योर विद इन अ डे और सो ये जब चीज़ें सेटल होती हैं, विल गो ऑल आउट इंशाल्लाह। एंड एक टाइम फ्रेम होता है हर इस किस्म के ऑपरेशन का, आपके पास कितना टाइम है? देखें, टाइम हमारे पास, मैंने तो अपना टारगेट रखा कि बाय 30 सितंबर विजिबल चेंज नज़र आनी चाहिए। राइट। कराची में, इंटीरियर सिंध में और उसके साथ नौकाटेक्स में। इंशाल्लाह जो ही ये 1, 3, 4, 5, 6 दिन में ये लोग सेटल हो जाते हैं, वी आर गोइंग, हमने प्लान बना लिया है, पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर एंड आई विल बी पुशिंग एवरीवन अराउंड। आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी दोनों नए हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, तो आई थिंक वी कैन गेट डाउन टू अ प्रॉपर वर्क। सो आप कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आपको इन्फ्लुएंस ना किया जाए? यहाँ पे भी माफियाज होंगे, यहाँ पे भी पॉलिटिकल एफिलिएशन निकल आएगी, हर इसके अक्रॉस द बोर्ड हो, पिक एंड चूज ना हो, हाउ विल यू इंश्योर दैट? देखिए, यही तो इतना अच्छा स्क्रूटनी जो की है, यही किया ना कि अच्छे लोगों को लगाया जाए, और उसके बाद किसी को नहीं कि जो वो पॉलिटिशियन जी इसको लगा दें, इसको ना लगाएं, नॉट एट ऑल। हमने ना तो इलेक्शन लड़ना है, ना हमने कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, लोगों को सामने आना चाहिए, बल्कि बताएं जहाँ गलतियाँ हैं। मैं तो आवाम को बार बार कह रहा हूँ कि आप बताएं, वेयर डू पिन पॉइंट एंड देन सी कि हम उसको रिएक्ट करते, एक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे बहुत फील कि अभी एक हफ्ते बाद बहुत अच्छी टीम होगी एंड विल गिव रिजल्ट। राइट, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद बिजली के बिल लोग क्या कह रहे हैं, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन IMF इसकी राह में रुकावट बन चुका है। निगरान हुकूमत ने फैसला किया था कि अक्टूबर के बिलों में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3,000 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा। ये भी फैसला हुआ कि 60 से 70,000 रुपये बिल वाले सारिफीन को 13,000 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा। IMF ने रिलीफ को टैक्स हदफ से ज़ायद करार देते हुए इसमें रद्दोबदल की हिदायत की है। निगरान हुकूमत को IMF के साथ नज़रसानी शुदा रिलीफ मनसूबा शेयर करने में कई दिन अब लग सकते हैं, इसलिए अक्टूबर के बिलों में अवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ द बैड न्यूज़ जो आपसे शेयर करनी है। और दूसरी तरफ बिलों पे लोगों का हाल क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। डॉक्टर मायो, IMF के ऊपर रिलाय करना कि वो बस हम सब्सिडी दे दें या रिलीफ दे दें, वो उसके बजाय हम अपने कोर इशूज़ को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। बिजली के बिल्स के हवाले से हमने देखा आपके PTI के ज़माने में तहकीकाती रिपोर्ट आई जिसमें तजावीज़ भी थी कि आपकी हुकूमत ने कुछ IPP से मुज़ाकरात भी किए, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हो सका। नहीं जी, इससे नहीं हुआ था कि कुछ भी नहीं हो सका। उसमें 3-4 बातें ये हुई थी। एक तो देखिए, आप बेसिक ये है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक साइन होता है ना, तो इसमें आपको स्टेट गारंटी देती है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट उसूलन साइन हुए थे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली बायर की कंपनीज के साथ हुए थे, लेकिन अगर आप देख लें आज वो सारे के सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जितने ओनर्स हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। अच्छा,
उन लोगों ने क्या कहा था, उन लोगों ने सबसे, अब जिन लोगों ने, जिन हुकूमतों ने, चाहे वो 1994 की हुकूमत हो, चाहे वो 2002 की हो, 2006 या 8 की हो, या 2015 की हो, इन लोगों ने वो डिसीजंस लिए हैं। डिसीजन क्या लिए? इस पूरे इलाके में जो साउथ एशिया है, इसमें हर एक का बिजली का यूनिट जो वो बनाते हैं उसकी जनरेशन कॉस्ट या उसके जो वो खरीद होती है वो 0.14 सेंट्स है। इन लोगों ने मुआहदे किए 14 सेंट्स पे। दैट मींस दे आर 90% मोर देन द अदर वन, 900 गुना ज्यादा है उनसे। अब आप उसका देखिए, उसका क्या, अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे बात की तो एक चीज के ऊपर वो उन्होंने कहा था कि फिलहाल हम इस डॉलर डिस्पैरिटी को हम फ्रीज करते हैं, 148 तक करते हैं, जब तक ये 178 को क्रॉस नहीं करता फिर हम देखेंगे। तो उस लिहाज से उन्होंने वहां पे फ्रीज किया था। अच्छा, वहां पे जो मेन मसला आ रहा था, वो जिस चीज पे मसला खत्म हो रहा था वो ये था कि वो कह रहे थे कि हमें अपफ्रंट 50% आप पेमेंट करो। जो जितनी भी कंपनी थी, वो कंपनी स्किन की है जी, इन्हीं माफियों की है। नाम ले आप रहे हैं। नाम लेना शुरू कर देना, यही निशात है, यही सारे हैं। 2020 की आईबीपी रिपोर्ट के मुताबिक आईबीपीज को जायद अदायगियों की बड़ी वजह उनमें सियासी रहनुमाओं के शेयर सारे हैं। रिपोर्ट में किन किन ऐसी कंपनीज का जिक्र था? जहांगीर तरीन ग्रुप, सलमान शहबाज, सारे वही लोग खुसरो हैं। बख्तियार के भाई का नाम सारे भी वही शामिल लोग था। हैं। ये सारे उस शुगर वक्त मिल मशीर वाले निजात, हैं। रज़ाक दाऊद, सारे शुगर सलीम मिल वाले सैफुल्लाह हैं। खानदान और मावन खुसूसी नदीम बाबर का नाम भी देखिए, शामिल था। मैं नहीं मुझे जानते आप इनको? देखिए You know them? मैं देखिए रिपोर्ट के मुताबिक irrespective of जहांगीर that, तरीन ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स JDW2 और 3 ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए अब आपको समझ आ रही है, अब आपको इजाफी समझ, मुनाफा अब आपको कमाया। समझ आ रही है माफिया खुसरो कौन है। बख्तियार के भाई उमर शरियार की, सर आप सभी माफिया लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं है माफिया। आपका क्या मतलब है? ये पॉलिटिक्स पे कब से माफिया नहीं कब्जा हुआ? राइट। सो सलमान माफिया शहबाज है। की चिन्योट में इसी- उसके पावर प्लांट आप- ने 1 अरब 33 करोड़ रुपए इजाफी सुन ले, अब मैं कमाए। आपको दिस एक इज और द बात रिपोर्ट बताता हूं। सर फरिया, जी। देखिए, सिंपल है। सलीम सैफुल्लाह आपको पता है- खानदान के सेफ पावर ने 2 अरब 2 करोड़ से मैं ज्यादा आपको एक मुनाफा और बात हासिल बता किया। देता हूं। ये मियां मंशा के 4 पावर कंपनियों ने 63 अरब 22 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया। 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट टाइम थी, इन्होंने 500 अरब रुपए एकदम दे दिए थे। एक साल के अंदर अंदर 500 अरब का दोबारा कर्जा चढ़ गया था। उसकी वजह, बेसिक वजह ये, कैपेसिटी पाकिस्तान को जो चाहिए है वो 28,000 मेगावाट है। इन्होंने जो अपने लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने जो कैपेसिटी उनको कहा कि कर लो वो 41,000 है। अब ये 13,000 मेगावाट की जो है ये वो कैपेसिटी है जो हमें चाहिए नहीं होती, लेकिन हम इसके पैसे देते ठीक हैं। है, लेकिन अच्छा, ठीक। सुनते जाए। एक और चीज है, अब ये सुन के I आप hope सब राणा खुश साहब होंगे, सुन रहे हैं, राणा साहब सुन रहे होंगे। अब मुझे ये बात आता है, साहिवाल में किसने कहा था मियां शहबाज शरीफ को कि वो कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी बनाएं? अच्छा, वो कोल कहां से है? वो कराची के पोर्ट पे आता है। कराची के पोर्ट से वो वाया ट्रेन या वाया बसें साहिवाल आती हैं। साहिवाल में आके उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। ये सारी कॉस्ट कौन देगा? इसमें तो उनको पकड़ के रगड़ना चाहिए कि भाई ये तुमने क्यों डिसीजन लिया। ओके। देखिए मेरी बात सुने, Right. ये पकड़े जिन जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, दोज गवर्नमेंट शुड बी टेकन टू टास्क। एंड नंबर 2, ये सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। अरे भाई, तुम पाकिस्तानियों का खून कब तक चूसोगे? तुम लोग खुद क्यों नहीं अपने, And अगर तुम लोगों ने obviously ये you are कॉन्ट्रैक्ट है involving ना, the people who are in your government also. आई एम इन्वॉल्विंग देम एज Everyone. वेल। Yeah, ठीक है। राणा साहब, ख्वाजा आसिफ की ट्वीट भी देख लें। पिछले साल 4,000 रुपए की बिजली सप्लाई बेची गई, 300,000 अरब की अदायगी हुई, 1,000 अरब की चोरी हुई। इस 1,000 अरब का बोझ आम सारिफ उठाया। आई मीन, इतने आसानी से आप डिटैच कैसे कर सकते हैं? खुरे आप लोगों की हुकूमतों से जाके मिलते हैं और आप फिर इस तरह से ट्वीट नहीं, कर दें कि देखिए- हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। हम अभी, ये निगरानों का कसूर है, ये पिछलों का कसूर है, ये आगे आने वालों का कसूर है। सर, थोड़ी सी तो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नहीं, देखें, अभी आपने जितने नाम लिए वो पूरी पीटीआई की काबीना थी और इसके ऊपर वो कह रहे थे हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी शहबाज बिल्कुल। शरीफ हुमायूं हमारे साहब, देखें बात सलमान शहबाज शरीफ साहब का नाम भी नहीं, सुन ले जरा, अब Light note है। मेरा सुन ले जरा बात। देखें, ये कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर बार बार बात करना, ये कि 2,000 अरब के हो गए कैपेसिटी पेमेंट्स, बिल्कुल हो गए। इसमें से 30 से 40% जो ये कैपेसिटी पेमेंट्स का हिस्सा है, ये डीवैल्यूएशन की वजह से आया है, और काफी मेजर हिस्सा जो मार्कअप बढ़ा है ये उसका बाद नहीं हो रहा। नंबर 1।
देखिए, नंबर 2, दुनिया में ये कैपेसिटी पेमेंट्स का ही मॉडल चलता है। अगर आप टेक एंड पे के मॉडल के ऊपर भी जाएं तो जो 6 महीने आप बिजली खरीदेंगे उसके अंदर बिल्ट इन होगी कैपेसिटी और वो ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, दूसरा, कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं? जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो अपनी डेट, अपनी इक्विटी की पेमेंट्स लेता है, 70% उनको कैपेसिटी पेमेंट जो है वो कहते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है, देखिए, ये अगर पार्टी एक आईपीपी का बेहतर मुआहदा कर लेती तो हम कहते हैं हाँ, इसने जो है वो बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो वो जमात है ना जिसने एलएनजी का टर्मिनल लगाया कोई, ना इसने लॉन्ग टर्म गैस के मुआहदे किए, इसने सिर्फ बिगाड़ पैदा किया और अब ये उसके ऊपर खेल रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, बड़ी ये इन्होंने कहा जी 12-13 हजार मेगावाट फालतू लगा दिए। बहुत सारे प्लांट आपके मेरिट ऑर्डर पे ऐसे हैं जो रिडंडेंट हो चुके हैं, जिनकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा गिर चुकी है, तो उनको चलाना वैसे ही नुकसानदेह है। वो गिनती में आते हैं कहते हैं हमारे पास एक्चुअली कैपेसिटी ज्यादा है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कैपेसिटी में आते हैं, लेकिन आज उनको चलाने का नुकसान है आपको, क्योंकि वो एफिशिएंट प्लांट्स नहीं रहे, वो 30-40 साल पुराने प्लांट्स हो गए। तो देखिए, अच्छा, दूसरा मैं ये कह दूं, अब प्रोपेगेंडा करके तो ये मसला नहीं हल होने वाला। इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो नंबर 1 ये है। प्रोपेगेंडा तो नहीं ना, आई रेड द रिपोर्ट। नहीं, ये हुमायूं साहब जो कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने अपनी दौर में क्या किया? 1100 अरब के सर्कुलर डेट को 2500 अरब पे ले गए। इन्हें वो उमर यूब साहब कहते रहे हम जीरो कर देंगे, उन्होंने जो है 2.5 गुना बढ़ा दिया। इन्होंने हर लिहाज से जहां एलएनजी इंपोर्ट करनी थी, एलएनजी के प्लांट बंद रखे, फर्नेस ऑयल के माफिया को इन्होंने पाला। इन्होंने फर्नेस ऑयल के माफिया को, क्योंकि आखिरी 2 मिनट रह गए, इफ यू अलाउ मी, आप बात कंप्लीट कर लें जल्दी से राणा साहब। जी, मैं ये कह रहा हूं, हल ये है कि थेफ्ट को रोका जाए। वो उसके लिए सूबों की कोऑर्डिनेशन वफाक के साथ नहीं हुई और उस वजह से वो नहीं रुक सका। तो बेहतर हल ये कि इनको प्राइवेटाइज करें या आप इनको सूबों को दे दें, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर के मामला को भी जो है आई एम ग्लैड कि आप सॉल्यूशन की तरफ आए। ब्रिगेडियर साहब, डू यू एग्री? हम लोगों को क्या बताएं, या तो हमारे कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स आ रही हैं और उनको कहा जा रहा है वो फेल हो रही हैं, अब आप निगरान को भी दे रहे हैं सब जिम्मेदारी जो आपकी नहीं है, फिर आपको भी फेल कर देंगे सर, उसके बाद क्या होगा फिर? देखें भैया, बात चाहिए ना ब्लेम काउंटर ब्लेम, ये तो कोई हल नहीं है ना। आई गेस आप फाइंड सॉल्यूशन के सॉल्यूशन क्या है, क्यों ऑन अ लाइटर नोट। तो बात ये कि इसके लिए आपने बिल्कुल, ये ठीक बात है। फरीद, यू आस्किंग मी? जी। अच्छा, देखें, अब बात यह है कि यही टैक्स इवेजन की सबसे बड़ी, इसको कौन जिम्मेदार है? आपको जो शुगर मिल में कह रहे थे जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये हुई है, पैदावार आपने प्रोडक्शन की है 15 लाख टन, ऑन पेपर शो की है 5 लाख टन, एफबीआर को 5 लाख का रेवेन्यू दे दिए, बाकी आपने ब्लैक मार्केट में बेच के पैसा कमा ली। ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सब मिल ये ओनर ये करते हैं, मिल ओनर। ये इसको पकड़ने के लिए सिस्टम इवॉल्व करें, आप कंप्यूटराइज काम करें, ये छोड़ दें सारी चीज़ें मैन हैंडलिंग करनी। अभी तक आपको नहीं पता एयरपोर्ट्स पे कस्टम में क्या कुछ होता है, क्या पिछले 5 साल में पहली गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने कुछ किया? वही सिस्टम चल रहा है, वही, क्योंकि सबको फायदा हो रहा है। राइट। तो ये करें, ये चीज़ें हमें ठीक करने की जरूरत है। ये करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल करता है। ठीक है महमूद साहब, आखिरी 2 मिनट ही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से मुतालबा किया गया कि हुकूमत 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे। एक तरफ से IMF प्रोग्राम है, दूसरी तरफ IPP से महंगे मुआहदे हैं, पावर सेक्टर में नुकसान है, बिजली चोरी है, ये रियलिटी है। आप लोग कैसे आके इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? इस तो लगता है आपको पता ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, जो बिजली चोरी हो रही है, अगर आप चोरी को रोक लेंगे, वही जो है वो गरीब आवाम को दे देंगे। देखिए, चोरी को रोकना गवर्नमेंट का काम है, और अगर गवर्नमेंट की हिट नहीं होगी, बदकिस्मती से पिछले गवर्नमेंट जो थी उनकी भी रिट नहीं थी, और ये जो इंटीरियम जो अभी PDM की गवर्नमेंट थी, इनकी भी रिट नहीं थी। ये जो महंगाई हुई है या बहुत सी चीजें जो आउट ऑफ कंट्रोल है, ये हुकूमतों की रिट ना होने की वजह से है। वरना जब हुकूमत की रिट होगी तो मजाल है कि इस हिसाब से कोई लूटमार करे। किस तरीके से हुकूमत की रिट होगी? किसने करवानी है वो? मैंने और आपने तो जाके नहीं करवानी सर, हुकूमत ने खुद अपनी रिट जो है ये नहीं, हुकूमत होगा। ये आप मुझे बताया ना कि अगर आज 170 रुपए में होलसेल की चीनी है, 225 रुपए में बिक रही है, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये निगरानों की जिम्मेदारी है। अगेन ऑन अ लाइटर नोट, सॉरी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन लगता ही है कि एवरीथिंग कम्स टू यू, ऑल रोड लीड्स टू
रोम या इन दिस केस निगरान सेटअप। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। एक बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर हमने डिबेट की, लेकिन लगता ये है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर अभी भी हम नहीं आ रहे। जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमें सोल्यूशन की तरफ जाना कैसे है, तो फिर आप जितने मर्जी एक्सरसाइजेस कर लें, जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, यू विल नॉट फाइंड द सोल्यूशन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।